हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान मैथमेटिक्स में। मैं गोपेश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैथमेटिक्स हमारा तभी बढ़िया हो सकता है जब हमारे थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों ही अच्छे हो। मतलब हमें थ्योरी भी पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम्स को बना पाएंगे। तो हम इस सीरीज में सारी चीजें एक एक करके पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उन पर बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं सेट थ्योरी। तो पहले हम क्या करेंगे, सेट के कुछ कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर हम उसके आगे थ्योरी पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, और इस तरह से हमारा सीरीज चलेगा। मैं यहाँ एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और एडवांस टाइप के भी जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। आप पूरी वीडियोस को आराम से देखें और समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि अगर हम ये सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं भाई, तो इसका यूज कहाँ है? तो भाई सेट थ्योरी का जो यूज है दोस्तों, वो आपका आगे चल के एक चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद हम कैलकुलेस में भी इसका कुछ यूज करेंगे, और इसका ज्यादातर यूज हमारे प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में भी आएंगे बहुत ज्यादा। तो और ये सारे चैप्टर बहुत ही मजेदार है अगर आपको सेट समझ में आ जाता है। मतलब अगर आपने सेट को सेट कर लिया ना, तो फिर बहुत ही मजेदार चैप्टर हो जाएंगे ये, और बहुत ही मजा आने वाला पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि सेट थ्योरी का हिस्ट्री क्या है भाई। तो सेट थ्योरी जो है, जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कॉल्टर, उन्होंने 1873 में सेट थ्योरी का डेफिनेशन दिया, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान से सुनिएगा कि जर्मनी के जर्मन मैथमेटिशियन थे एक, जो कि 1845 से 1918 उनका लाइफ पीरियड रहा है। मतलब उनका जन्म 1845 में हुआ था और 1918 में उनके डेथ हो गई थी। तो वो इस टाइम पीरियड में थे, और उन्होंने 1873 में सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, और बहुत ही बढ़िया से उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में बताया था। तो चलिए हम सेट थ्योरी के डेफिनेशंस को समझते हैं कि क्या होता है सेट। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी फॉलो किया जाता है। ये डेफिनेशन काफी पॉपुलर डेफिनेशन है, जो कि लिखा हुआ है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझिएगा दोस्तों, ये क्या है? तो हमने यहां टर्म लिखा है एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का साइनोनिमस क्या हो सकता है भाई? तो ऑब्जेक्ट के जगह हम मेंबर भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को ही हम सेट थ्योरी में मेंबर बोले या एलिमेंट बोले या ऑब्जेक्ट बोले, सारी बातें सेम होंगी। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझिएगा, पहली बात कि यहां पर लिखा हुआ वेल डिफाइंड। बात समझे, वेल डिफाइंड क्या भाई? तो सेट के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो डिफाइंड हो, जिसका एक प्रॉपर्टी हो जो फॉलो करे, तभी हम उन्हें यहां पर रखेंगे। अगर नहीं होगा तो हम नहीं रखेंगे। जैसे राम किसी का नाम है भाई, डिफाइंड है, वो रहेगा। कोई नंबर है जैसे 5 इज अ नेचुरल नंबर, वो हम रख सकते हैं। तो हमारा जो सेट बनेगा वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, और उसके हिसाब से हम सेट बनाएंगे। अब सेट किसका हो सकता है भाई? तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई बुक हो सकते हैं, कोई क्या कहते हैं हमारे मशीनरीज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, वो सारी चीजें का हम सेट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझे सेट को, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड भी लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट मतलब कि कोई चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे, मतलब एक ही बार होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो सेट होते हैं उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जाता। मतलब अगर मैं कोई सेट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक सेट बना रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया, मान लीजिए हमने कुछ नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया, तो भाई ये जो सेट है, ये हमने 2 3 4 5 6, ये हमने मान लो एक सेट बनाया। तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, जो 2 से 6 तक के सारे नंबर को यहाँ पर हमने कलेक्ट करके रखा है। बात समझ आ रही? ये क्या हुआ? नंबर्स का सेट। अब यहाँ पर हम 2 को कहीं और फिर से नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मोस्टली यूज नहीं होता है। तो ये चीजें है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब ये 2 बार जो हमने 2 लिख दिया या 3 को 2 बार लिख दिया, कोई एलिमेंट 2 बार लिख दिया, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप स्कूल
SCHOOL, स्कूल के सारे जितने कैरेक्टर यूज हुए, इसमें जितने लेटर यूज हुए हैं उन लेटर का सेट बनाना हो अगर मान लीजिए, तो हम कैसा सेट बनाएंगे भाई? तो इसमें S है, C यूज हो रहा है, H यूज हो रहा है, O 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन हम उसको लिखेंगे एक ही बार, तो इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट, मतलब एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार हम उसको नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाता है? डिस्टिंक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझो तो क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब जो कलेक्शन है वो किसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कैसे भाई? तो जैसे हमने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। अब भाई क्या है कि 1 से 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर का सेट, मतलब क्या कि हमको 1 से 10 के बीच का नेचुरल नंबर पता है, वो डिफाइंड है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके सिवा कोई नहीं है। 11 अगर है तो वो क्या है? 10 से बाहर है, हमने बिटवीन बोला है, बिटवीन 1 to 10, मतलब 1 से 10 के बीच का नेचुरल नंबर, तो डिफाइंड है। अगर हम बोले सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन आवर स्कूल, मान लेते हैं हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट का सेट बनाना है जो 11th में है, तो भाई जो लिस्ट में नाम आएगा वहां सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट का नाम आएगा, 12th का नाम को हम वहां नहीं रखेंगे। एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है ना, ये चीज सेट कहलाती है दोस्तों। लेकिन अगर वो डिफाइंड नहीं हो, मतलब अगर मीनिंगफुल हो नहीं हो, वहां पे उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, तो उसको हम नहीं रखेंगे। जैसे हमने सेट ऑफ ऑल प्लेयर ऑफ इंडिया टीम, क्रिकेट टीम हमने बनाया कि इंडियन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर का सेट बनाना है। अब भाई क्या है कि हम यहाँ पर सारे प्लेयर का सेट लिखेंगे, अब उसमें क्या हम कोई पाकिस्तान के प्लेयर का नाम लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? कि हमने जो प्रॉपर्टी लेके चला है ना, उस प्रॉपर्टी के अंदर वो नहीं आता। हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का, तो फिर पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो नहीं आएगा। बात समझ आ रही दोस्तों? फिर क्या सेट नहीं हो सकता? जैसे हम मान लीजिए कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। अब भाई क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल्स का सेट बनाना, अब ये ब्यूटीफुल कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो कोई एक लड़का है जो कि ब्यूटीफुल बोल रहा है, भाई रोहित नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब रोहित को क्या लग रहा है भाई? तो रोहित के हिसाब से एक मुन्नी नाम की लड़की है, एक शीला नाम की लड़की है, और ये दोनों खूबसूरत है क्लास के रोहित के हिसाब से। बात समझो? अब अगर कोई और पर्सन है वो कह रहा नहीं भाई मुझे तो कोई खूबसूरत लग ही नहीं रही है, अपना तो अलग ही दुनिया है। बात समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या होगा? ये खाली सेट बनेगा भाई, उसके हिसाब से उस स्कूल में या उस कॉलेज में कोई खूबसूरत है ही नहीं, ठीक है। अब कोई एक और लड़का है, मान लो वो लड़का का क्या कहना है भाई? अंश है, अंश का कहना है भाई मेरे हिसाब से जो है सोनम और कुछ भी आप नाम ले लो, तो वो सोनम और मान लो कि रूपा या कुछ भी, ये क्या है? खूबसूरत है भाई। अब क्या है कि दीपक के हिसाब से कोई और खूबसूरत है, रोहित के हिसाब से कोई और खूबसूरत है, और जो अंश है उसके हिसाब से तो भाई कोई है ही नहीं। तो यहाँ क्या है? वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा, मतलब भाई खूबसूरती तो सबके देखने के तरीके पे डिपेंड करता है ना, तो फिर वहां पर सेट नहीं बना सकता। जैसे हम क्या सेट ऑफ ऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब भाई बेस्ट प्लेयर की बात करें तो किसी का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है, किसी का बेस्ट प्लेयर MS धोनी है, किसी का बेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा है, तो भाई अब उस सेट में नहीं बन पाएगा सेट, क्योंकि कोई बोलेगा विराट कोहली है, कोई बोलेगा रोहित शर्मा है, तो क्या होगा? यहाँ पर फिक्स डिफाइन नहीं होगा, तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। बात समझ आई? तो सेट किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? यहां पर मतलब वो चीज का सेट हम नहीं कह सकते हैं जो डिफाइंड नहीं हो। बात समझ आ गई भाई? चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और समझते हैं इनमें हम। तो भाई सेट को जब हम लिखते हैं दोस्तों, तो सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और सारे एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये मेरा सेट है, इसमें क्या कर्ली ब्रैकेट है और सारा एलिमेंट जो कोमा के द्वारा सेपरेट किया गया है, तो यहां पर हम इसको सेट कहेंगे तब जब कोई मेरा प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पर अगर हम कोई भी सेट नंबर का हो सकता है, बुक का हो सकता है, मान लीजिए हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल बुक रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब भाई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे बुक का सेट, ये डिफाइन है, क्योंकि जो बुक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है वो उस सेट के अंदर आएगा, और जो उसने नहीं लिखा है वो उस सेट के अंदर नहीं आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम सेट कहेंगे। बात समझ आ रही है दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। तो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझिएगा दोस्तों, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। मतलब हम सेट को, जैसे अभी हमने एक सेट बनाया मान लो कुछ नंबर्स का 2 3 4 5, अब इस सेट को रिप्रेजेंट करना है हमको, तो हम इसको
ए इक्वल टू ऐसा लिख दें तो इस सेट का नाम क्या है? ए। ये क्या है? एक सेट ए है। किसके द्वारा? कैपिटल लेटर के द्वारा। हम ऐसा नहीं लिखते हैं ए इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर में सेट नहीं लिखते हैं। तो स्मॉल में क्या होता है भाई? स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के एलिमेंट को अगर दिखाना है तो वहां हम कहेंगे स्मॉल लेटर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? तो क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से और सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल लेटर से दोस्तों। और एक बात समझिएगा कि ऑर्डर डजंट मैटर। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। मतलब क्या कि मान लो हमने किसी के फैमिली के मेंबर का एक सेट बनाया, तो हमने एक सेट बनाया है यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर का या सब्जेक्ट का, मान लो क्लास 11th के साइंस पेपर के सब्जेक्ट का एक सेट बनाया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पेपर में लिखेंगे भाई? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, मान लो सपोज दैट हमने ये इसके अंदर का सेट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूरी, ये क्या है भाई? सेट है ए, मान लेते हैं ये ए सेट है जो क्लास 11th और 12th के साइंस के स्टूडेंट के पेपर को रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। अब इस सेट को हम ऐसा लिखें या हम ऐसा लिखें, सेट बी इक्वल टू CHEPHYMATHS, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर बायो, डजंट मैटर। ये दोनों सेट सेम होगा। बात समझ आ रहा है? ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब आपने केमिस्ट्री को पहले लिख दिया, फिजिक्स को बाद में लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेट सेम होगा। बात समझ आ रहा है? तो अरेंजमेंट जो है वो सेट का सेम नहीं होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी को हम मेंबर भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि एक तो ये समझ में आ गया क्लियरली। चलिए अब आगे समझते हैं। एक सिंबल है जिसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। बात समझिएगा, एक सिंबल है हमारा, ग्रीक सिंबल है जिसे हम बिलोंग्स टू के नाम से जानते हैं। ये ई जो है, ई थोड़ा इसको इस तरह से लिखो, मतलब ई को पूरा फ्लैट ना करके इसको थोड़ा कर्व कर दो। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब हो गया कि ये बिलोंग करता है। मतलब अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास एक सेट ए है और इस सेट में राम नाम का एक लड़का है, दूसरा मोहन नाम का लड़का है, तीसरा श्याम नाम का लड़का है, और मैं बाहर में कहीं ऐसा लिखूं कि राम बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि राम जो है वो एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है या मेंबर है। किसका? तो सेट ए का। मतलब ए का मेंबर है राम, राम ए में बिलोंग करता है, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है। बात समझ आया? अगर हम ऐसा लिखें कि AJAY, अजय डज नॉट बिलोंग। अब देखिएगा यहां पर अजय तो इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर तो बस 3 ही मेंबर है, राम, मोहन, श्याम। तो हमने अजय लिख दिया। तो भाई इस सिंबल को अगर ऐसे कट कर दें हम इस तरह से, मतलब जो बिलोंग्स टू है उसको इस तरह से कट कर दे, तो इसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं इस सिंबल को, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके दोस्तों, तो इसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं और ये बता रहा है कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे भाई? तो हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, राम बिलोंग्स टू ए, या राम इज एन एलिमेंट ऑफ ए, राम इज अ मेंबर ऑफ ए, राम लाइज इन सेट ए। इस तरह से हम इन्हें पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए चलते हैं आगे। और कुछ दोस्तों ये मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट सेट के नोटेशंस को लिखा है। मतलब मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। बहुत जगह जो है आपको सेट नहीं दिया रहेगा, ये सिंबल दिया रहेगा और आपको समझना होगा कि ये सेट है। बात समझ आ रही है? तो कुछ जो मैथमेटिक्स के नंबर्स हैं उनको कुछ सिंबल दिया गया है जो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है जनरली सेट के जगह पे, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा कैपिटल एन और जेड प्लस,
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बात समझिएगा कि जो नेचुरल सारे नेचुरल नंबर का सेट अगर हम बोले तो हम वहां पर उसके जगह n और z प्लस लिख सकते हैं। जहां हमने n और z प्लस लिखा इसका मतलब हुआ कि सारे नेचुरल नंबर का सेट। अब भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है भाई, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, तो 1 से लेकर के हम सारा 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 डॉट अगर हम देते हैं इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू है। बात समझिएगा, इस 3 डॉट का मतलब है कंटिन्यू होता है। सारे नेचुरल नंबर के सेट मतलब इस चीज को हम n कह रहे हैं। बात समझ आ रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n इक्वल टू दिस। तो इसके जगह पे जनरली n और z प्लस लिखा रहेगा, तो ये क्या होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर आपने पढ़ा है कि जो नेचुरल नंबर के आगे अगर जीरो इंक्लूड कर दें, मतलब ये कि होल नंबर का सेट हो गया 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या है हमारा होल नंबर का सेट है। बात समझ आ रही है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है होल नंबर का सेट है। फिर हम i और z, देखिए जो इंटीजर होता है उसको i से भी लिखते हैं, z से, जनरली z से लिखा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को जनरली n से लिखा जाता है। ठीक है, हमने दोनों सिंबल आपको लिख दिया है। तो z से का क्या मतलब हो गया कि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ओके, अगर z या i लिखा हुआ है कहीं पे, मान लो लिख दिया कि एक एलिमेंट का लिस्ट और लिख दिया ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भाई ऐसा लिख दिया कि सारा जितना एलिमेंट है, मान लो कोई सेट a है और इसका जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ a, सेट ऑफ a बिलोंग वेयर a belongs to all natural number। इसका ये मतलब हुआ कि a सेट a का एलिमेंट है, या मैं इसका नाम आपके सुविधा के लिए कुछ और रख दूं p, तो सेट p का जो एलिमेंट है, जितना भी सेट p का एलिमेंट है वो सारा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ऐसा इसका मतलब होगा। ठीक है, मतलब ये नेचुरल नंबर के सेट से ही ये सेट बनेगा। बात समझ आ रहा है, सेट को आसानी से समझना है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अगला है z प्लस। z प्लस प्लस में पॉजिटिव, तो z क्या था भाई इंटीजर नंबर, तो z प्लस क्या था सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर का सेट क्या होता है बता दो जरा मुझे, तो इंटीजर कौन कौन सा नंबर है भाई, सारे निगेटिव के नंबर। तो इधर भी कंटिन्यू -3 -2 -1 0 1 2 3, और इधर भी कंटिन्यू। कंप्लीट तो हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या इंटीजर, तो अब पॉजिटिव इंटीजर का बोलेंगे तो पॉजिटिव में क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा भाई, तो 1 2 3 4 दिस आर द, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर तो नेचुरल नंबर ही हुए ना भाई। तो सारे पॉजिटिव नंबर का सेट क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे z प्लस इसको भी बोलते हैं, यहाँ भी देखो मैंने z प्लस लिखा हुआ है ना। फिर है z माइनस। z माइनस क्या है, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर की बात करें हम, तो निगेटिव इंटीजर क्या है भाई, तो निगेटिव इंटीजर है हमारा सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर के अंदर माइनस वाले नंबर, -5 डैश 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 -4 -2 3 -2 -1, These are the set of all negative integers। ओके दोस्तों, अगला है हमारा Q, जिसे रेशनल नंबर का सेट बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो आप समझ रहे होंगे रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं 9th और 10th का भी सीरीज ला रहा हूँ, उसमें आप जरूर नंबर्स के बारे में कुछ जान ले तो बेहतर होता है थोड़ा। ठीक है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई, सीधी सी बात है। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी होगा वो भी क्या होगा हमारा q के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। और r है रियल नंबर, मतलब जितने नंबर है रियल नंबर का सेट को हम r से लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय r, मतलब इस अगर हमने कहीं r लिख दिया मतलब सारे रियल नंबर उस सेट में आ सकते हैं। बात समझ आई। अगला एक है c के द्वारा हम लिखते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं 11th का एक चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी बस आप यूं समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आपको ये याद रहने चाहिए, तो बहुत ही आसानी से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, समझते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। ये तो समझ में आया सेट क्या होता है, समझ गए हमने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको दिखाएं कैसे, ये बातें भी तो समझनी होगी। तो समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए दोस्तों, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, जिनमें से हम समझते हैं ये क्या चीज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, फिर हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा
जैसे मान लो कि हमने आपको दो सेट दिया है, ठीक है, क्या दिया हमने आपको दो सेट दिया। अब दो सेट है भाई, तो दो सेट में से हम समझते हैं कि कैसे उसको लिखेंगे भाई। तो सपोज करो आपको जो हमने सेट दिया है दोस्तों, मान लो कि हमने आपको पहला सेट जो दिया वो हमने कहा कि एक सेट बनाइए जो सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, 12 के सारे फैक्टर का सेट बनाना। 12 का फैक्टर मतलब 12 में किस किस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या सेट के अंदर आएगा भाई, मान लो इस सेट का नाम हमने ए लिखा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। इसके सिवा कोई नंबर नहीं है जिससे 12 में डिविजन होगा, 12 जिससे डिविजन हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है जिसे हम आसानी से इस तरह से लिस्ट में लिख सकते हैं। मतलब सारे एलिमेंट को हमने क्लियरिफाई कर दिया, इसके सिवा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसके बीच में आएगा। बात समझ आ रही, इसके सिवा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें आएगा। ये सेट कैसा है भाई, तो ये हमारा क्या है, एक आसान से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, लिस्ट बना दिया सारे तरह। इस तरह के फॉर्म को, मतलब जहां पर हम सेट को क्लियरली करके सारे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा सेपरेट करके ऑल एलिमेंट को लिख दें या लिख सके, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। बात समझ आ रही है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है भाई। इसे क्या बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है भाई, तो जहां पर हम सेट के सारे एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट कर दे आसानी से। अब एक दूसरा सेट लेते हैं, जैसे हमने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, या सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल की बात करें, मतलब 3 को गुना कर रहे हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 भाई अंत है क्या, क्या लिख पाएंगे हम लिस्ट में, क्या उस सेट को पूरा सारे एलिमेंट को लिख पाएंगे हम, नहीं। अगर आप नेचुरल नंबर की सेट की बात करें जो हमने n बोला, क्या आप सारे एलिमेंट को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो आप यहाँ डॉट लगा दो, मतलब आप कंप्लीट नहीं लिख सकते हो। तो इस तरह के सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से। तो हमने क्या दिया कि भाई डैश दिया हुआ, मतलब ये है नेचुरल नंबर। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी हमारे पास हो और हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट हो, उसको लिस्टिंग करना आसान नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उस सेट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि एस, मान लो कि इसके सारे एलिमेंट, नेचुरल नंबर के सेट के सारे एलिमेंट को हम एक्स कह दें, ठीक है, एक्स कह दे। तो एक सिंबल होता है दोस्तों कॉलन का सिंबल, ये दो बिंदिया, ठीक है, 2 बिंदिया लगा लो, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। और इसको कॉलन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सच डैट बोलेंगे, ठीक है, सच डैट। इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, सच डैट। मतलब अगर हमने ऐसा लिखा कि मान लो n इक्वल टू, और इसके सारे एलिमेंट को हम x कह रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट फिक्स है नहीं, हम एक बहुत सारे एलिमेंट है तो उतना नाम थोड़ी दे सकते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। हमने बोल दिया कि जितना एलिमेंट है इसका वो मान लो x है, तो हम बोलेंगे x सच डैट x, सच डैट क्या है भाई, तो x सच डैट x इज ऑल नेचुरल नंबर। हम ऐसा बोल सकते हैं, x सच डैट x इज ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। हमने एक प्रॉपर्टीज लिख दिया यहाँ पे कि भाई x जो है वो सारा नेचुरल नंबर है, वो सेट में होगा। बात समझ आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्टेटमेंट और प्रॉपर्टीज के द्वारा। बात समझ आ रहा है। इसे हम लिखने सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमने सारी चीजें हमें यहाँ डिस्कस करना है, तो चलिए अब चलते हैं सारे टाइप्स के कुछ डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो पहले फॉर्म के डेफिनेशन को हम थोड़ा समझें, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, समझिएगा दोस्तों, रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ डेटा एक टेबल की तरह सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। बात समझिएगा कि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड होता है। मतलब ब्रैकेट में हमने अभी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन किया ना, कि अगर हमने ए
इक्वल टू ऐसा लिखा भाई, ये ब्रैकेट है, और जो जो एलिमेंट इस सेट में आता है उन सब को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा के द्वारा सेपरेट होगा। अब ये लिस्ट में क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है भाई, 2 4 6 8 10 12, ऑल इवन नंबर हो गया, सम संख्या बिटवीन 1 to 13 या 1 to 14 के बीच का सारा सम संख्या हो गया लिस्ट में। इस तरह से हम यहां पे लिखेंगे। फिर दूसरा मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, राम श्याम मोहन, श्याम मोहन। अब ये क्या है, ये भी क्या है, हमारा एक लिस्ट के अंदर आ गया, इस तरह से ब्रैकेट में ये एक सेट हो गया। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यहां पर हम सारे सेट को नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, क्योंकि कुछ सेट होंगे जिसका एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा, तो उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रोस्टर का पुराने जमाने में यूज होता था, इस वर्ड का मतलब ही होता है क्या, तो सारी चीजें क्लियर लिख देना। रोस्टर पहले के समय में जो फाइल यूज करते थे ना, उस फाइल में जहां सारी चीजें एक एक करके लिखी होती थी उसे रोस्टर बोलते थे। इसीलिए इस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो चलिए दूसरे फॉर्म को समझते हैं, जो कि हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको समझना बहुत जरूरी है, और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में कि हमें सेट को टेबुलर फॉर्म में दे देगा, रोस्टर फॉर्म में कहेगा सेट बिल्डर में बदलने, या सेट बिल्डर में दे देगा और हमें कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म में चेंज करने। तो चलिए उसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा सेट है दोस्तों हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके डेफिनेशन को आप देखें तो हमने लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a, all element of a set possess a single common properties। बात समझिएगा कि सेट का सारा एलिमेंट एक किसी ना किसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। जैसे हमने कहा कि x का एक सेट है सारे स्टूडेंट का जो क्लास 11th का है, तो भाई वहां सिर्फ 11th क्लास के ही स्टूडेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं, किसी और क्लास के स्टूडेंट को लिस्ट नहीं करेंगे। तो वही चीज हमने लिखा है, जो सारा एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी होना कि सब 11th का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पे हमने क्या किया भाई, 11th के सारे स्टूडेंट होने चाहिए, एक कॉमन प्रॉपर्टी हुआ। कहता है विच इज नॉट पॉसेस्ड एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा वो कहाँ होगा, सेट के बाहर होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रोस्टर फॉर्म के भी सेट को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसके उस प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, और वो प्रॉपर्टीज जो है हमारा दोस्तों, उसी प्रॉपर्टीज के द्वारा हम समझ जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर मैंने यहां पर एक लिस्ट लिखा है, सपोज डैट मान लो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, क्या भाई, तो सेट दिया हुआ है A इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये 10 तक का एलिमेंट दिया हुआ है, 2 4 6 8 10, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बात समझ आ रही है? इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ओके, तो पहले हमने डेफिनेशन समझा, अब हम समझते हैं इसे लिखे कैसे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हम एक नहीं 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, हम वही समझेंगे कैसे भाई। तो बात समझिएगा, हमने क्या कहा कि भाई इस चीज को, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब क्या कॉमन प्रॉपर्टी है वही आपको ढूंढना है इसमें, ओके। तो हमें क्या ढूंढना है भाई, सेट है A 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, क्या दिख रहा है,
सारे इवन नंबर्स हैं बिटवीन 2 to 10, 2 से 10 के बीच का सारा इवन नंबर है। तो क्या हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं भाई? तो हम ऐसा लिखेंगे A इक्वल टू x सच डैट x, मतलब सेट A का जो एलिमेंट x है, सारा एलिमेंट इज अ इवन नंबर। सारा एलिमेंट क्या है भाई? इवन नंबर। सारे एलिमेंट क्या है? इवन नंबर है जो 2 से 10 के बीच का है, मतलब x हमेशा बड़ा है या बराबर है 2 से। बराबर भी आएगा क्योंकि 2 हमने यहां रखा है। बड़ा या बराबर है 2 से, और x छोटा या बराबर है 10 से। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम अगर लिखें तो ये क्या कहलाएगा? एक सेट है, और अगर इस सेट को हम बनाएंगे तो यही सेट आएगा। आप इसका सेट बनाओ, आपको वही एलिमेंट लिखना है जो 2 से 10 के बीच में हो और इवन नंबर हो, 2 से 10 तक हो और इवन नंबर हो। तो ऑब्वियस सी बात है 2, 4, 6, 8, 10, और कोई इवन नंबर है इसके बीच में क्या? नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और कोई तरीका है? जी जरूर, हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू 2n, मान लो 2n, मतलब सारे n जो है मतलब 2 से गुना कर दो। वेयर, हम यहां बोलेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो ये n है ये नेचुरल नंबर है, और ये क्या है? n लाइज लेस देन इक्वल टू व्हाट? तो 5 से बीच का जो n है। अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर लेना है भाई 5 से छोटा। पहला नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 आएगा लिस्ट में। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा। बहुत अच्छा। फिर तीसरा नेचुरल नंबर 3 इंटू 2 क्या? यहां 3 रखो, 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6 आएगा। फिर अगला 4 इंटू 2 क्या होगा? 8। फिर क्या होगा? 10। देखो वही सेट आया या नहीं आया भाई? तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें ढूंढना है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम इस तरह स्टेटमेंट में अगर लिखें, हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे ये हमने क्या किया, कुछ लाइंस वर्ड्स के साथ लिखा। यहाँ हमने मैथमेटिकली टोटली मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये दोनों सेम तरीके हैं, आप इसमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ज़्यादा बेहतर होता है ये तरीका, हम इस तरह से लिखें। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको ये आना चाहिए, हम काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, सेट बिल्डर फॉर्म पे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही आएगा, कुछ और डिफरेंट टाइप के। उसमें से कॉमन प्रॉपर्टी हमें ढूंढना है। बात समझ आ रही दोस्तों? कॉमन प्रॉपर्टीज को ढूंढना है और उसका सेट बना देना है। ठीक है, तो वो चीज हमारा ये था, हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये हमने बनाया सेट बिल्डर में। अब सेट बिल्डर में दे दे रोस्टर में बनाना है, तो भाई उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो और बना दो सारा। तो हमारे पास जो भी आएगा वहां हम वो सेट बना देंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल सा। भाई हमने क्या एग्जाम्पल लिया है एक, तो हमने यहाँ पे आपको एक सेट दिया है और वो सेट बिल्डर में दिया है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, समझिएगा। तो एक सेट हमने लिखा a इक्वल टू x सच डैट x बाय x प्लस 2। ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x लाइज बिटवीन या x लेस देन 4। ये सेट बनाना है, मतलब जितने एलिमेंट x होंगे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और सारे नेचुरल नंबर होंगे और 4 से छोटे होंगे। ठीक है, या 4 के बराबर होंगे। अगर हमने ये नहीं लिखा तो ये 4 से छोटा हुआ। बात समझे? इसको लेस देन बोलते हैं और इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। इक्वल टू मतलब ये आएगा, और लेस देन मतलब ये नहीं आएगा। बात समझ आ रही है भाई? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो हमने यहाँ इक्वल टू दिया हुआ, सपोज डैट कि चलो भाई हमने इक्वल टू दिया, तो क्या सेट आएगा भाई? a बराबर, चलो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा भैया? तो पहला नेचुरल नंबर होगा 1। तो यहाँ लिख दो 1 बाय 1 प्लस 2 क्या होगा? 1 बाय 3 पहला एलिमेंट। दूसरा नेचुरल नंबर 2, यहाँ रखो 2 बाय 2 प्लस 2। 4, 2 बाय 4 व्हाट? 1, या 2 बाय 4 1 बाय 2। ओके,
2/4 को हम क्या लिखेंगे, 2/4 आया ना, कट के 1/2 हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो भाई, इतना सा तो समझ ही जाओगे। फिर क्या है, हमने लिखा 3, यहाँ 3 देखो, 3/3 + 2 5, 3/5। अगला क्या है भाई, 4, 4/4 + 2 4/6 मीन्स 2/3। तो ये जो सेट बना ये इस सेट बिल्डर का ही फॉर्म है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखें या ये प्रॉपर्टी से ऐसे लिखें, तो ये हमारा सेट बिल्डर से रोस्टर हुआ, सेट बिल्डर से रोस्टर, और रोस्टर दे देगा तो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर में। बात समझ आई। तो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा। और भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और डायग्रामेटिक या हम उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ओके, बहुत ही मजेदार है वो, आगे हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वो एक पूरा टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम सेट को वेन डायग्राम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या बोल सकते हैं भाई, विजुअल, VISUAL, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। वाह, क्या है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो डायग्राम के फॉर्म में। जैसे मुझे सेट बनाना था वही इवन नंबर वाला, हम क्या करेंगे, ऐसे एक डायग्राम बनाया, हमने लिखा 2 4 6 8 10। ये जब रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे ना उस समय ज़्यादा मजा आएगा बनाने में से। तो अभी ये समझो आपकी ये क्या है, हमारा एक सेट है जिसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कह रहे हैं। तो 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, इसी को हम वेन डायग्राम भी समझेंगे आगे बहुत सारे फिगर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेट क्या होता है, सेट का डेफिनेशन देखा हमने, सेट का हिस्ट्री देखा हमने, उसके बाद हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन को देखा कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स और कुछ सिंबल्स को हमने पढ़ा। 2 सिंबल हमने पढ़ा, एक बिलोंग्स टू और एक सच डैट। ओके, दिस इज नॉट नॉन एज बिलोंग्स टू, और एक हमने पढ़ा नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये अगर इसी को हम काट दें तो ये क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, और एक हमने पढ़ा सच डैट। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, और हमने अभी जितना पढ़ा दोस्तों, इसमें से हम NCERT का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा है, फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज A, मतलब 1.1 एक्सरसाइज हम बना सकते हैं टोटल का टोटल इतने से। ठीक है, तो आज हमने थ्योरी क्लियर किया। अगले लेक्चर में मैं जो है NCERT के सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद हम कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब जो अदर बुक्स में होते हैं, एडवांस राइटर के बुक में, उन्हें करेंगे, और उसके बाद हम आगे फिर थ्योरी क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना कमेंट दें, आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछें, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट दें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और भी बेहतरीन तरीके से सुधार करते हैं कि और बढ़िया आपको हम प्रेजेंटेशन दे सके। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से मैथमेटिक्स को सीख सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।